नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की कहानी मास्टरनी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मास्टरनी। छोटे कद के तिब्बती टट्टू से उतरने में लंबे डॉक्टर को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। हिलती जीन पर बैठे उस लंबे चौड़े डॉक्टर की टांगें बिना घोड़े से उतरे ही जमीन छू रही थीं। लगाम को नाशपाती के विराट पेड़ से उलझाकर वह फुर्ती से उतरा और बाहर ही खड़े होकर बड़े रोबीले स्वर में गरजा, कोई है? कह दो डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर वास्तव में साहब कहलाने योग्य था। उसके जवान चेहरे पर अभी भी कैशोरी की चिकनाई थी। लगता था निरंतर बिना किसी आवश्यकता के ही ब्लेड का उपयोग करने पर भी पौरुष ने उसका आमंत्रण अभी स्वीकार नहीं किया था। उसकी भरी भरी काठी के शरीर का आकर्षण निःसंदेह उसके चतुर्दर्जी ने खूब कसकर दाम लेने पर संवारा होगा, क्योंकि हैरिसन ट्वीट का दामी कोट उसके कंधों के साथ सिला लग रहा था। पतली मोहरी की हिप टाइट पैंट बिना पेटी के ही कमर में सटी होने पर बीच बीच में शायद सरक रही थी। उसी को बड़ी अदा से कसता वह अब अधैर्य से पुकारे जा रहा था, अरे भाई, कोई है नहीं क्या? ओह डॉक्टर साहब, आइए आइए, अंदर चले आइए, मैं आ रही हूँ। एक गोरी मोटी अधेड़ औरत आटा सने हाथों से नमस्कार की मुद्रा में दोहरी होती पलक मारते ही सीढ़ियाँ उतर आई। मकान पहाड़ के अधिकांश देहाती मकानों की भांति काठ का बना था, जिसके द्वार और झरोखों पर लकड़ी की नक्काशी में तिब्बती द्वारपालों की असंख्य मूर्तियां उभरी थीं। कमरे में मोटे मोटे तिब्बती गलीचे और नब्दे बिछे थे। एक कोने में एक विराट पलंग प्रायः आधा कमरा घेरे था। सामने की खिड़की से सटा एक लूम धरा था, जिस पर अधबुने गलीचे में आधी बनी शेरनी की 1.5 आंख विचित्र लग रही थी। बैठिए बैठिए, बड़ी तकलीफ की आपने, मैं चाय लाती हूँ। उस मोटी औरत की हंसी बच्चे सी लुभावनी थी और उसके स्वस्थ दांतों की झलक किसी शिशु मुख में उभरी नई दूधिया दंत पंक्ति सी ही मनोहारी लग रही थी। देखिए, मैं चाय नहीं पीऊँगा। मरीज कहाँ है? मुझे अभी जल्दी लौट जाना है। डॉक्टर का साहिबी हुलिया निकट से देखने पर वह बेचारी मोटी औरत सहसा सहम गई। क्या बताऊं? उसने सिर झुका लिया। एक बार खाली पलंग की ओर देखा और फिर बिना डॉक्टर की ओर देखे ही कहने लगी, अभी अभी तो यहीं पड़ी थी। कितना समझाया छोकरी को, 3 दिन से बुखार है, तैरने मत जा, पर एक नहीं सुनी। अब आप दवा लिख दीजिए, मैं कागज़ ले आती हूँ। नहीं, डॉक्टर का उत्तर बड़ा ही रूखा लग रहा था। बिना मरीज को देखे मैं दवा नहीं दिया करता। साथ ही वह हाथ का आला हिलाता बाहर निकल गया और घोड़े की लगाम खोलने लगा। एक गिलास चाय तो पी लेते, इतनी दूर से आए हैं। प्रौढ़ा की आंखों में याचक की सी करुणा छलक उठी। बिना कुछ उत्तर दिए ही डॉक्टर उचक कर घोड़े पर बैठ गया। एड़ लगते ही घोड़ा ठुमकती दुल की चाल से उतरने लगा। इस मास्टरनी की ऐसी की तैसी, वह मन ही मन कहने लगा। सेकेंड सैटरडे की छुट्टी खराब कर दी। सोचा था देर तक सोकर छुट्टी मनाएगा, ससुरी ने सुबह ही चौकीदार भेजकर छुट्टी का दिन चौपट कर दिया। इन कुंठाग्रस्त अध्यापिकाओं को बीमार पड़ने के अलावा शायद कोई काम ही नहीं रहता। आपस में दोनों लड़ी और पड़ गई बीमार। कुछ नहीं हुआ तो दिल ही धड़का लिया। पिछले इतवार को गप्पू से गालों वाली भूगोल की अध्यापिका मिस पांगती ने बुला भेजा था। उसने अपना कोलाइटिस का परिचय हींग की 3 डकारों के साथ देकर जीभ दिखाने को मुंह खोला तो प्याज लहसुन के क्लोरोफॉर्म से तरुण डॉक्टर का माथा चकरा गया। दूसरा इतवार खराब किया इतिहास की सीनियर अध्यापिका मिस रावत ने। उसकी सूखी सोंठी सी देह का यौवन 10 वर्षों से सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाते पढ़ाते स्वयं कहीं उसी घाटी में समय से पूर्व ही दबकर रह गया था। उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ने पर तन बदन का होश नहीं रहता था।
किसी भी पुरुष को देखते ही वह तीक्ष्ण नखा दौरा पड़ने पर नोच नोच कर भुर्ता बना देती थी। अब यह तीसरी मास्टरनी मिस सिंह। मन ही मन उसकी कल्पना कर डॉक्टर ने अपने को तैयार कर लिया था। सूखा पिचका चेहरा, हिस्टीरिकल फूहड़ हंसी और कुछ ऊंची बंधी धोती से झांकते क्रेप सोल के मर्दाने जूते। पहाड़ की किसी भी अध्यापिका को वह दूर से ही पहचान सकता था। बेचारा स्वयं मेडिकल कॉलेज से कैसी कैसी उर्वशियों के सानिध्य में 7 वर्ष बिताकर निकला था। उसकी सहपाठनी केरल वासिनी सलोनी, डॉक्टर मैथ्यू, जो उसे अपनी एड़ी चुंबी चोटी के नाक पास में बांधकर एर्नाकुलम में जाना चाहती थी। लाल लाल रंगे होंठ और तीखे नाखूनों वाली डॉक्टर चड्ढा, जिसने उस बांके हाउस सर्जन के जाने के दिन रो रो कर आंखें सुजा ली थीं, एक भी उसकी पीठ पर हाथ नहीं धर पाई। सुबोध अपने पिता के दबंग स्वभाव को जानता था। उसके पिता मध्यम वर्गीय अकाउंटेंट थे। नौकरी सामान्य होने पर भी महत्वाकांक्षा गगन चूमती थी। उनके मकान मालिक कायस्थ थे और जब उन्होंने अपने आईपीएस पुत्र को 40,000 के तिलक की बोली पर उठा दिया तो पहाड़ी जोशी जी ने भी अपने कान खड़े कर लिए। 40,000 के साथ वर्मा जी को मिली चकाचक फिएट गाड़ी, रेडियो, सोफा और खाने की ऐसी विशाल मेज कि हाथी भी चारों खाने चित्त होकर लोटपोट लगा सकता था। सुबोध का बड़ा भाई भी आईपीएस में आ गया था। फिर क्या था, खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग पकड़ लिया। बड़े लड़के का कुमाऊं के सबसे समृद्ध परिवार में विवाह कर जोशी जी ने एक रात में मूँछों का नक्शा बदल दिया। पहले की झाड़ झंकाड़ मूँछों में बांकपन देकर अब वे छोटे पुत्र के लिए फिएट प्रसवा समधिन की खोज में जुट गए। दूरदर्शी डॉक्टर पुत्र को उन्होंने उत्तराखंड जाने के लिए मिनटों में पटा लिया। आजकल इन नए नए जिलों में जाना देश के लिए जेल यात्रा से भी अधिक फलदायक है। उन्होंने पुत्र की पीठ थपथपाई। एक बार चले जाओ, फिर तुम्हें हमारे समधी दिल्ली बुलवा लेंगे। देखते नहीं उन्होंने अपने दामादों को 3 महीने के भीतर कैसे दिल्ली बुलवा लिया। उन्हीं की भांजी से तुम्हारी बातें चला रहा हूँ। अब के भी मैं फिएट गाड़ी पर अड़ा हुआ हूँ। वर्मा जी का कहना है कि अड़ा ही रहूँ तो काम बन जाएगा। पिता के मित्र वर्मा जी की दृष्टि में विवाह योग्य कन्या के कान नाक हो या न हो, उसके दहेज में एक फिएट गाड़ी का होना अनिवार्य था। हम पहाड़ी कभी शादी ब्याह करना नहीं सीखेंगे, उसके पिता ने उससे चलते समय कहा था। हमारे यहाँ तो कन्या के पिता ने एक घड़ी, लाल दुशाला और नए जूते का जोड़ा रख दिया तो गंगा नहा ली। आखिर शोमैनशिप भी तो एक चीज़ होती है। अपने लिए तो कोई लेता नहीं, हमें तो बिटिया ब्याहनी है। उत्तराखंड के उस नए जिले का आकर्षण वास्तव में अद्भुत था। नया नया बना अस्पताल उसी के बंगले से सटा था। लाल छत के पुराने डाक बंगले को ही डॉक्टर का बंगला बना दिया गया था। डाक बंगला होने से ही शायद वह चारों ओर से खुला था, जिससे अल्मोड़ा और नैनीताल के दौरे पर आए लॉर्ड कमिश्नर उसी बरामदे में बैठे बैठे ही प्रकृति का सजा सजाया गुलदस्ता सूंघ सकें। सामने हिमाच्छादित चोटियों पर रंगीन मेघों का उत्तरीय क्षण क्षण में रंग बदलता था। काली मिट्टी का एक भीम भूधर डायनामाइट की चोटी से छत बिछत हो किसी मृत दानव की भांति बंगले का अहाता घेरे पड़ा था। उसी को काट काट कर मोटर की नई सड़क बना दी गई थी। सामने गर्व्यांग की घाटी फैली थी। उसका भोटिया नौकर जंग बहादुर उसके लिए खाना बनाकर ढांप ढूंप कर चला जाता। अस्पताल से लौटकर वह बड़ी देर तक अपने बरामदे में बैठा सुंदरी भावी पत्नी के सपने देखता, जिसका काल्पनिक पल्लू उसके अदृश्य व्यक्तित्व का स्पर्श लेकर उसके गालों पर फरफराकर उसे पुलकित कर देता। एक बार उसे उसने अपनी भाभी के साथ देखा था। लड़की असाधारण रूपसी न होने पर भी बेहद स्मार्ट थी। लखनऊ के लोरेंटो में पढ़ने से उसकी चाल ढाल में कहीं भी पहाड़ी लटका नहीं था। रंग सांवला होने पर भी मुखश्री अपूर्व थी। वह चश्मा पहनती थी और कटे सीधे बालों को घुंघराले बनाने के लिए प्रत्येक माह में एक बार दिल्ली जाती थी। फिएट गाड़ी की पृष्ठभूमि में
नकली घुंघराले केश पास फहराती आधुनिका भावी पत्नी उसे बड़ी प्यारी लगती। उस दिन भी वह उसी का मीठा सा सपना देख रहा था कि मास्टरनी के चौकीदार ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। एक बार चलकर देख लीजिए सरकार, मिस साहब को बहुत बुखार है। मन ही मन उसकी मिस साहब को कोसता वह घोड़े पर जा बैठा था। मास्टरनी सरकारी नौकर थी, कहीं शिकायत कर दी तो असेंबली के प्रश्न उसकी नई नई नौकरी के लिलार में कलंक थोप देंगे। पर इतनी दूर जाने पर जब वह सड़ियल मास्टरनी बड़ी अदा से तैरने चल दी तो वह क्रोध से बौखला गया। ठंडी हवा लगने से उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया था। अचानक नुकीले उतार पर उसका घोड़ा अड़ने लगा। उसकी गर्दन पर शेर की सी अयाल बार बार उसकी आंखों पर उतरकर उसे अंधा बना दे रही थी और पहाड़ी घोड़ा हिनहिनाकर अड़ा जा रहा था। खींचकर सुबोध उतर गया और स्वयं लगाम खींचता आगे आगे चलने लगा। एकाएक वह ठिठक कर तिब्बत की घाटी की अपूर्व सौंदर्य सुषमा को मंत्रमुग्ध हो देखने लगा। कहीं चारों ओर खड़ी नीली उद्री हरी पर्वत प्राचीरें थीं, कहीं एकदम सपाट मैदान, कहीं नागफनी के झुरमुट, विषैले पहाड़ी कांटों की झाड़ियाँ और कहीं सर्पगंधा के फन उठाए बल खाते पौधे। घोड़ा उसे फिर खींचने लगा। उसने देखा बाईं ओर लता गुल्मों के तोरण द्वार से अस्पष्ट दिखती एक पान के पत्ते की आकार की हरी नीली झील थी। प्यासा घोड़ा उसे वहां ले जा रहा था। सुबोध ने गिरगिट के से रंग बदलने वाली अनेक पहाड़ी झीलें देखी थी, नैनीताल की, भीमताल की, नौकुचिया ताल की, पर वह अनोखी झील उन सबसे सुंदर थी। लगता था विधाता ने क्यूबिज्म की शैली अपनाकर रंगों के दुस्साहसी प्रयोग से पूरी झील को रंग दिया था। लगाम छुड़ाकर घोड़ा पानी पीने लगा। अचानक झील के अंतिम छोर पर एक लंबी चौड़ी क्रुद्ध नागिन सी फुदकार उठी। पानी से भीगी वन कन्या की तरल आंखें क्रोध और अविश्वास से दहकने लगीं। कौन था यह असभ्य अभद्र पुरुष जो उसके एकांत विहार में विघ्न डालने उपस्थित होकर उसे निसंकोच घूरे जा रहा था? सचमुच सुबोध उसे बड़ी निर्लज्जता से घूर रहा था। दोष उसका नहीं था। नीली झील के काले पानी में चंदन सा चेहरा और भी निखर आया था। कनपटी तक चिपकी भीगी लटों को एक हाथ से हटाती वह और गहरे पानी में उतर गई। आज तक वह उस अज्ञात झील की एकमात्र निरंकुश साम्राज्ञी थी। पतली गुलाबी साड़ी जो उसके शरीर की गुलाबी कांति से घुल मिलकर एकाकार हो गई थी, पानी में गुब्बारे सी फूलकर कमलनी की पंखुड़ियों की भांति उसके चारों ओर फैल जाती थी और वह बार बार उसे संभालने के प्रयत्न में निरंतर गहरे जल में उतरती जा रही थी। जल की लहरों के बीच उसके अनावृत स्कंध दर्पण से चमककर डॉक्टर की आंखों को चौंधिया रहे थे। उसके कपड़े, हाथ की घड़ी, स्कूल का रजिस्टर किनारे पर पड़े थे। सुबोध का घोड़ा पानी पी चुका था। आप कृपा कर चले जाएं, मुझे ठीक 10 बजे स्कूल पहुंचना है। झील के उसी कोने से अनुशासनपूर्ण आदेश आया। ओह, तो यही थी मास्टरनी। उस सरल सुंदरी देहाती मास्टरनी के सम्मुख अपने साहबी व्यक्तित्व का परिचय देना ही होगा। तो आइए ना बाहर, आप ही को तो देखने गया था। अब जब आया ही हूँ तो यही नुस्खा लिख दूँ। वह सचमुच ही बड़ी धृष्टता से मुस्कुराकर दोनों टांगे फैलाकर बैठ गया। प्रकृति की उस एकांत वन स्थली के रंगमंच पर हल्की फुल्की नौटंकी हो जाए तो क्या दोष था। पानी पीकर उसका घोड़ा मास्टरनी के रजिस्टर को सूंघने लगा। देखिए, मेरा घोड़ा आपका रजिस्टर सूंघकर यही बता देगा कि आज आपकी कितनी लड़कियां गैर हाजिर हैं। वह अब हंसकर सीटी बजाने लगा, पर मास्टरनी नहीं हंसी। वह तीर सी तैरती एकदम उसके पास आ गई। आप जाएंगे या नहीं? मुझे ठीक 10 बजे पहुंचना है। स्वर में कहीं घबराहट, क्रोध या खींच का लवलेश भी नहीं था। नहीं, सुबोध पर भी न जाने कौन सा भूत सवार था। असल में वह बहुत दिनों से रूखी अध्यापिकाओं का इलाज करते करते वह ऊब गया था। देर तक मरुभूमि में भटकने पर सरस जलधार किस क्लांत पथिक को आकर्षित नहीं करती।
इतने में ही मास्टरनी गजब कर बैठी। एक छलांग लगा वह बिना किसी झिझक के झील से बाहर निकल आई। सुबोध शायद उस पठानिन सी लंबी किशोरी की उस दुस्साहसी छलांग के लिए प्रस्तुत नहीं था। चंदन की काठी सी देह की एक एक लुभावनी रेखा पारदर्शी भीगी साड़ी की भांज में स्पष्ट हो उठी और सहम कर सुबोध ने आंखें फेर ली। लगता था संगमरमर की देवी की मूर्ति जलाशय से निकलकर स्वयं किसी मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रही थी। उसने आंखें खोली तो मास्टरनी कपड़े पहनकर भीगी धोती निचोड़ फैला चुकी थी और कांख में रजिस्टर दबाए घड़ी का फीता बांधती उतार उतरने लगी थी। बुरा मान गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। खिसियाए सुबोध ने कैफियत दी, पर वह कुछ नहीं बोली। क्षण भर में उसे पहाड़ी पगडंडियों के गोरख धंधे में डुबा वह न जाने किस अदृश्य मार्ग से उसे चकर घिन्नी दे गई। इसके बाद चेष्टा करने पर सुबोध संधान नहीं पा सका। एक तो बुखार में शीतोष्ण पहाड़ी झील का नहाना, उस पर पैदल चलना, हो न हो लड़की बीमार पड़ गई थी। अब देख लेगा वह। जब तक अपनी यूनानी नाक उसके चरणों में नहीं घिसेगी वह दवा नहीं लिखेगा। पर उसकी आशा व्यर्थ गई। मास्टरनी का चौकीदार उसे बुलाने नहीं आया। एक दिन सुबह उठते ही उसके चकले से चेहरे वाले नौकर ने सूचना दी, चाय खत्म हो गया और बाजार आज बंद है। स्कूल का कोई मास्टरनी मर गया, इसी से दिन भर हड़ताल होगा। सुबोध का मौत से दिन रात समझौता करने वाला पत्थर सा डॉक्टरी कलेजा भी धड़कने लगा। दिन भर वह बिना खाए पिए कमरे में पड़ा रहा। एक तो मास्टरनी ने उसकी दवा खाने से मृत्यु का वरण करना श्रेयस्कर समझा। यही उसकी नई डॉक्टरी पर कड़ी चोट थी। उस पर मन ही मन अपराध की भावना उसकी आत्मा को कचोटने लगी। उसी ने तो बेचारी को यह जानते हुए भी कि बुखार है, देर तक पानी में रहने को बाध्य किया था। 2 पेंसिलिन लगा देता तो शायद बच जाती, पर मरे अभागी उसका क्या। वह उठकर घूमने ही जा रहा था कि रिटायर्ड मेजर नौटियाल आ गए। अरे यार डॉक्टर, कुछ ब्रांडी वैंडी हो तो निकालो। हमारी बहन की ननद थी यह मास्टरनी। आज सुबह सुबह हार्ट फेल हो गया। पहले सोचा तुम्हें ले चले, पर क्या करते। बुढ़िया बाल विधवा थी। पाप कटा, पर ऐसी तगड़ी सतयुगी हड्डियां थीं कि अर्थी ने कंधा तोड़ दिया। ओह, तो वह मास्टरनी नहीं मरी। डॉक्टर के जी में आया कि मेजर को हवा में उछालकर नचा दे। ब्रांडी पीकर मेजर गया तो सुबोध ने सोचा क्यों न जाकर वह स्वयं ही मास्टरनी को देख आए। बीमार वह अवश्य ही थी, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से न वह स्कूल आती थी न झील में तैरने। जंग बहादुर छुट्टी लेकर गांव गया था। डॉक्टर ने अपना घोड़ा निकाला और एड़ लगाकर भगा दिया। झील के पास पहुंचते ही घोड़ा हिनहिनाया तो बड़ी आशा से धड़कते कलेजे को थामकर सुबोध बढ़ा। शून्य नीली झील में सूखे मरे पत्ते तैर रहे थे। शांत झील की एक एक लहर मुर्दा पड़ी थी। पानी पिलाकर उसने घोड़े की लगाम खींच ली। 20 मिनट में वह मास्टरनी के घर के पास पहुंचा तो उसका उत्साह सहसा ठंडा पड़ गया। बिना बुलाए जाना क्या उचित था? तो क्या इतनी दूर आकर लौट जाए? कभी लगाम कसती और कभी ढीली होती देखकर घोड़ा अधैर्य से हिनहिनाया। साथ ही मास्टरनी की माँ बाहर आ गई। अरे डॉक्टर साहब, आप? आश्चर्य से अपने दोनों हाथ फैलाकर उसने माथे से लगा लिए। हे भवानी मैया, तू सच्ची है। सुबह से मैं मना रही थी कि कोई माई का लाल मेरे डॉक्टर साहब को बुला दे तो मैं उसकी जूतियाँ चाट जाऊं, पर देखो मैया खुद बुला लाई। आओ बेटा। छोकरी 7 दिन से बाई ज्वर में पड़ी है। छोटे से पहाड़ी द्वार से अपना लंबा धड़ धनुष की प्रत्यंचा की भांति मोड़ता डॉक्टर भीतर गया। जहाज सा पलंग उसे ओवरसियर पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत में मिला था। उसी पर मास्टरनी बिना हिले डुले मुर्दा सी पड़ी थी। उसकी लंबी वेड़ी पलंग के नीचे लटक रही थी। ज्वर की तीव्रता से चेहरा ताम्रपत्र सा दमक रहा था। आहट पाते ही वह उठ बैठी और बड़बड़ाने लगी। मैं पूछती हूँ जाते हो या नहीं? मुझे ठीक 10 बजे स्कूल पहुँचना है। यही हाल है बेटा, रात भर उठ उठ कर बैठती रही। क्या करूँ मैं?
हे भवानी। मास्टरनी की माँ व्याकुल होकर पलंग की परिक्रमा सी करने लगी। सो जा लली, मेरी बच्ची सो जा, देख डॉक्टर साहब आए हैं, अंग्रेजी दवा देंगे और बुखार उतर जाएगा। सचमुच ही शांत होकर मास्टरनी चुपचाप लेट गई। सुबोध ने ज्वर नापा, पसलियां खटखटाई, जीभ देखी, नहीं सन्नपात नहीं था। बुरी तरह ठंड लग गई थी। थोड़ी सी असावधानी से निमोनिया भी हो सकता था। मास्टरनी का स्वास्थ्य अनुपम था। उसकी रत्न गर्भा अपूर्व देह बलरी कड़े से कड़े रोग को भी पटकनी दे सकती थी। तीसरे ही दिन सुबोध की दवा ने उसे चंगा कर दिया। अभी भी वह बहुत दुर्बल थी। सहारा देकर माँ बिठाती और बड़े यत्न से सुबोध उसकी पुष्ट नग्न बाह में इंजेक्शन चुभाता तो वह भय से आंखें मीचकर माँ की पीठ में मुंह छिपा लेती। कभी कभी पीड़ा से उसकी आंखें छलक उठती तो सुबोध के जी में आता अपनी बाह में भी सुई घुपा ले। धीरे धीरे रोग मुक्त मास्टरनी हंसने भी लगी। हंसती मास्टरनी झील में तैरती मास्टरनी से करोड़ गुना सुंदरी थी। उसके मोती से दांत शायद उसे अपनी माँ से विरासत में मिले थे। उसकी लंबी पलकें उभरे गालों पर रेशमी चिलमन सी फैल जाती थीं। उसके गठे कुमावनी राजपूती शरीर का एक एक अंग सांचे में ढला था। उसने कभी कुमाऊं की देहरी नहीं लांगी थी। इसी से पहाड़ी हवा ने सेबों की लाली से उसके गाल सदा के लिए रंग दिए थे। उसकी चौड़ी हथेली का एक तमाचा कड़े से कड़े पुरुष को भी दिन में तारे दिखा सकता था। सबसे मोहक थी उसकी भव्य चाल। एक एक पैर को किसी नृत्य कुशला वारांगना किसी मादक भंगिमा में उठाती वह डॉक्टर को मुक्त कर देती। सप्ताह में 2 दिन उसे इंजेक्शन लगाने सुबोध आता तो वह बिना किसी झिझक के नंगी बाह उसकी ओर बढ़ा देती। अंतर इतना था, पहले दुर्बल रोगिणी का चित्त भय से कांपता था, अब स्वयं मसीहा बाह थामते ही थरथरा जाता। एक दिन उसकी माँ बाहर गई थी। सुबोध इंजेक्शन लगाने गया था। मास्टरनी ने अपनी हाथी दांत सी शुभ्र बाह उसकी ओर बढ़ाई तो सुबोध ने इंजेक्शन मेज पर रख दिया। झुककर उसकी बाह को चूम लिया। दूसरे ही क्षण वह अपने दुस्साहस पर कांप गया। अगर कहीं लड़की ने हो हल्ला मचा दिया तो? सुना है इस जंगली पहाड़ी इलाके के लोग बड़े खूंखार होते हैं। कोई भी उनकी बहू बेटियों पर नज़र डाले तो आंखें निकाल लेते हैं। पर उसने डरते डरते आंखें उठाई तो देखा मास्टरनी मुस्कुरा रही थी। फिर तो नित्य ही दोनों लुक छिप कर मिलने लगे। प्रायः ही दोनों झील के झुटपुटे साए में घंटों पड़े रहते। जंग बहादुर को छुट्टी देकर डॉक्टर साहब ने घर भेज दिया था। पिछवाड़े की खिड़की से फांद कर मास्टरनी स्टोव पर एक से एक बढ़िया खाना बनाकर डॉक्टर को खिलाती। कभी कभी 2 पीरियड की एक साथ छुट्टी पर वह समय से पूर्व ही आ जाती। डॉक्टर अस्पताल से लौटकर आता तो देखता उसके पलंग पर हाथ पैर सिकोड़े बिल्ली सी मास्टरनी सो रही है। वह उसकी सुडौल नाक पकड़कर दबा देता और कान के पास फुसफुसाता, अरे खसड़ी उठ। इस संबोधन से मास्टरनी बौखला जाती। उठते ही रजिस्टर खिड़की से फेंक वह स्वयं कूदने का उपक्रम करती कि उसके शुभ्र चरण चूम चूम कर डॉक्टर उसे मनाता। अच्छा माफ़ कर दे, अब कभी नहीं कहूँगा। मास्टरनी बड़ी देर तक उसे क्षमा नहीं कर पाती। यह ठीक था कि पहाड़ की राजपूतनी को गर्वीले ब्राह्मण खसड़ी कहकर पुकार सकते थे, पर यह ब्राह्मण क्या अभी भी उसे ब्रह्मद्रोही समझता है जब वह उसे अपना सब कुछ दे चुकी है। कभी कभी वह उसकी लापरवाही से इधर उधर फेंके गए कपड़ों को संभालती, कभी उधड़े स्वेटर को ठीक ठाक करती, कभी उसकी लावारिस चादरों में नाम लिखती। मास्टरनी का हर काम सुघड़ होता। चिट्ठियाँ लिखती तो लिफाफे की प्रत्येक भांज कायदे से मुड़ी होती। खाना बनाती तो सब्जी के छिलकों तक को चौखट में चढ़ाकर रख देती। डॉक्टर उस अद्भुत नारी के प्रत्येक गुण को आश्चर्य से देखता रहा। विधाता ने कहीं तो कोई दोष रहने दिया होता। 3 महीने की विवेक भ्रष्ट अवधि में युगल प्रेमी बहते बहते बहुत दूर निकल गए। प्रेम के ज्वार भाटे में मास्टरनी राजेश्वरी गले तक डूब चुकी थी, पर सुबोध को चिंता का घुन लगने लगा था। उसके पिता का पत्र आया था कि दशहरे को उसके टीके का मुहूर्त निकला था, छुट्टी लेकर उसे आना होगा।
पिता के पत्र ने उसकी छाती में गोली सी दाग दी। राजेश्वरी से विवाह की बात वह जबान पर नहीं ला सकता था। आज तक कुमाऊं के इतिहास में किसी ब्राह्मण पुत्र ने क्षत्रिय कन्या से विवाह करने का दुस्साहस नहीं किया था। अपने चित्त की दुर्बलता पहचान लेना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। रात रात भर उसे वही अभिशाप दग्ध कर उठता। नित्य वह जी कड़ा कर राजी से बात छेड़ने का संकल्प करता, पर खिड़की से धम्म से कूद कोने में रजिस्टर फेंक वह भाग कर उसके गले में दोनों बाहें डाल देती और उसके सारे संकल्प ढेर हो जाते। झील में वह एक दिन मछली सी तैर रही थी। कभी कभी खिलवाड़ में किनारे लेटे अपने प्रेमी के दोनों पैर पानी में खींचकर चूम लेती और स्वयं खिलखिलाकर दूर छिटक जाती। कभी कुशल तैराक सी डुबकी में सिर इतनी देर तक छिपा देती कि सुबोध व्याकुल होकर पुकार उठता, राजी बाहर निकलो जल्दी, क्या मजाक हो रहा है यह। हंसती जलपरी अपना कमलनी सा उत्फुल्ल हंसता चेहरा बाहर निकाल देती। बड़े प्रयत्न से सुबोध ने प्रसंग छेड़ा, राजी कभी तुम्हारी बदली हो जाए, ताल भी न रहे और मैं भी न रहूं, तब तुम क्या रह जाओगी। पानी में तैरती रसिक प्रिया ने अपना धड़ पानी से बाहर निकाल लिया। पानी की असंख्य कुंजर मड़ियाँ शुभ्र ललाट पर झलक उठी। क्यों, मैं रह जाऊंगी। फिर वह तैरना बंद कर भीगे ही कपड़ों में उसके पास आकर लेट गई। जीवन के कुछ अमूल्य क्षण ऐसे भी होते हैं जब मुखर से मुखर व्यक्ति को भी नियति गूंगा बना देती है। सुबोध कुछ नहीं कह पाया। पार्श्व में लेटी जलपरी को उसने बाहों में भर लिया। दूसरे दिन दशहरे का एक दिन और कम हो गया। मास्टरनी नित्य नियमानुसार आई, स्टोव जलाकर चाय का पानी चढ़ाया। सहसा सुबोध का चेहरा देखकर उसे सांप सूंघ गया। नारी को विधाता ने अलौकिक सूक्ष्म दृष्टि दी है। किसी भावी अनिष्ट को वह पशु किसी तीव्र घ्राण शक्ति से सूंघकर स्वयं ही अनमनी हो जाती है। क्या बात है सुबोध, वह बड़े लाड से उसके पास सरक आई। सुबोध उस निष्पाप किशोरी को अब और नहीं छल सका। सब कुछ कह गया। पिता की महत्वाकांक्षा, भाभी की बहन और अंत में स्वयं अपनी विवशता। क्षण भर को मास्टरनी का चेहरा इतना पीला पड़ गया कि वह अज्ञात आशंका से कांप गया। कहीं कुछ उपद्रव तो नहीं हो गया, तब तो विवाह करना ही पड़ेगा। अब शायद वह उठकर अपनी चौड़ी राजपूत हथेली का करारा चांटा उसके गाल पर धर देगी, पर नहीं, मास्टरनी कुछ नहीं बोली। वह धीरे से उठी, मेज पर धरा रजिस्टर कांख में दबाया और बिना उसकी ओर दृष्टिपात किए द्वार खोलकर निकल गई। उसके सर्वहारा महान प्रेम का कितना सस्ता मूल्य आंका गया था, उसी व्यथा और लज्जा से वह स्तब्ध हो गई थी। उस गर्वीली राजपूतनी के अक्खड़ स्वभाव को सुबोध जानता था। वह जा रही थी और सुबोध खिड़की से देख रहा था। वह पहले उसे कभी दिन डूबे अकेले नहीं जाने देता था। उसी पगडंडी पर नरभक्षी शेर का आतंक था, पर आज उसे इस नरभक्षी से बड़ा नरभक्षी कौन मिल सकता था। गर्दन ऊंची किए मास्टरनी धीरे धीरे पगडंडी से ओझल हो गई। दूसरे ही दिन सुबह सुबोध सारा सामान बटोर कर चला गया। बड़ी धूम से टीका चढ़ा, उससे भी धूम से विवाह हुआ। समृद्ध ससुर ने पुत्री जामाता को हनीमून के लिए कश्मीर भेज दिया। कभी कभी हनीमून के मधुर स्वप्नाकाश पर तैरती जलपरी आ जाती तो वह व्याकुल हो उठता। लगता पानी से भीगी देह परमिल उसे उत्तराखंड की ओर खींच रही है, पर दूसरे क्षण पार्श्व में लेटी नई नवेली उसे खींचकर लिटा देती। लौटने तक उसकी नियुक्ति दिल्ली में हो चुकी थी। अब वह नई फिएट में घूमता, नए फ्रिज का ठंडा पानी पीता और नई पत्नी के पीछे पीछे हाथ बांधे घूमता रहता। विवाह को 1 वर्ष हो चुका था। जलपरी अब बासी पड़ चुकी थी, पर अभी भी उसकी पत्नी कभी गुसलखाने से नहाकर निकलती तो उसके भीगे बालों को सूंघते ही उसके नथुने फड़कने लगते। इसी बीच उसे मामा के पुत्र के विवाह में नैनीताल जाना था। ससुर ने पुत्री को नहीं भेजा। पहाड़ के घोंसले से मकानों में दिल्ली निवासिनी उनकी लाडली का दम घुट जाएगा। झल्ला कर सुबोध अकेला ही चल दिया।
लौटा तो बेहद भीड़ थी। एक तो जुलाई में नैनीताल से काठ गोदाम को चलती प्रत्येक बस ठसाठस भरी जाती है। उस पर उन दिनों किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बड़ी कठिनता से लोवर का टिकट लेकर वह एक बुढ़िया की पोटलियों से टकराता बैठ ही पाया था कि सामने की सीट पर दृष्टि पड़ी। अपनी परिचित मुद्रा में गोद में हाथ पर हाथ धरे मास्टरनी बैठी थी। वही थी, इसमें संदेह नहीं था। उस चौड़ी पीठ और भव्य गर्दन की स्वामिनी और कोई हो ही नहीं सकती थी। अरे राजेश्वरी, तू कहाँ? ले, खूब भेंट हुई। एक मोटी सी औरत भागती भागती उसकी खिड़की के पास खड़ी हो गई। क्यों, क्या बदली हो गई? हाँ मौसी। प्राणों से प्रिय चेहरा तिरछा हुआ। सुभग नासिका में वही बल पड़े जो उसके मुस्कुराने पर पड़ा करते थे। पीलीभीत जा रही हूँ। अरे क्या बनकर गई? हेड मास्टरनी? नहीं मौसी, मास्टरनी। और तेरी अम्मा? वह औरत अभी भी हाँफ रही थी। एक हाथ आकाश की ओर उठा, बड़ी उदासी से राजी मुस्कुराई। वहाँ। हे राम, क्या बीमार हुई? क्या उम्र है तेरी, और एकदम अकेली? दयालु मौसी की सहानुभूति और मास्टरनी का उत्तर ड्राइवर के हॉर्न में डूब गया। वह बड़े अधैर्य से हॉर्न बजाता उस बूढ़े यात्री को कोस रहा था जो ठीक बस छूटने के समय उतरकर नाली पर बैठा लघु शंका से निवृत्त होने लगा था। क्या बताएं साहब, ड्राइवर कह रहा था, इन बूढ़ों के मारे आफत है। घर से कुछ कर धर के नहीं चलेंगे, जहां नाली देखी बैठ गए। अब शायद बुढ़जीव 10 दिन की एक साथ करके उठेंगे। उठो हो गुरु। साथ ही पूरी बस के यात्री ड्राइवर की रसिकता पर हो कर हंस उठे। अकेली मास्टरनी नहीं हंसी, सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। सुबोध अब और नहीं देख सका। हाथ का सूटकेस उठाकर पिछवाड़े के द्वार की ओर बढ़ गया। अरे हुजूर, कहाँ? कंडक्टर ने आश्चर्य से पूछा। अचानक एक काम याद आ गया, कल जाएंगे। टिकट बेचकर पैसे तुम रख लेना। वह सूखी हंसी हंसकर उतर गया। बूढ़े के बस में बैठते ही वह बस चल दी। बड़ी देर तक सुबोध ताल के पास खड़ा रहा। वैसी ही हरी नीली झील थी, वे ही परिचित मेघखंड और झील में तैरती सूखी मरी पत्तियां नहीं थी तो केवल जलपरी। क्षण भर को उसके जीवन की मरुभूमि को अपनी आर्द्रता से छूकर वह तैरती तैरती किसी अनंत जल राशि में विलीन हो गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।